जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। झारखंड में एक और जहां दावे किए जा रहे हैं कि माओवादी उग्रवादियों के पैर उखड़ गए हैं, सरेंडर और इनकाउंटर पॉलिसी के चलते बूढ़ा पहाड़ और झुमरा जैसे अपने गढ़ों से नक्सली भाग रहे हैं और सारंडा में अंतिम लड़ाई उनकी चल रही है। पीएलएफआई का सरगना दिनेश गोप पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन हजारीबाग, चतरा, लातेहार जैसे जिलों में हत्याओं और रंगदारी मांगने की लगातार हो रही घटनाओं से कोयला खनन करने वाली कंपनियां दहशत में हैं। पुलिस से उनका भरोसा उठ चुका है। दैनिक भास्कर अखबार में आज आदिल हसन की खबर है कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने के लिए ये खनन कंपनियां, ये माइनिंग कंपनियां अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर रही हैं। इसके लिए बड़े अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। तो सुरक्षा देने के लिए, सिक्योरिटी के लिए सेना के यानी आर्मी के रिटायर्ड जवानों की, एक्स आर्मी मैन की बहाली की जा रही है। झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब उग्रवादियों और अपराधियों के डर से कंपनियों ने बड़ी संख्या में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। इस बीच झारखंड में अमन साहू गैंग के एक मोस्ट वांटेड सदस्य मयंक सिंह ने एलानिया तौर पर चेतावनी दी है कि जहां तक उनका फोन कॉल जा सकता है, वहां तक उनकी गोली भी जा सकती है। चाहे बुलेट प्रूफ गाड़ी हो या एक्स आर्मी मैन की सिक्योरिटी, सब में छेद कर दिया जाएगा। मयंक सिंह ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का अगले चुनाव में इलाज कर देने की बात भी कही है और साथ में गो तस्करों और ड्रग डीलरों से झारखंड छोड़ देने को भी कहा है। करेंगे इस पर चर्चा, आगे बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं सब्जेक्ट के बारे में, उस मुद्दे के बारे में। आज दैनिक भास्कर अखबार में रिपोर्ट छपी कि झारखंड में माइनिंग कंपनियां अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करने में लगी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और सुरक्षा के लिए सेना के रिटायर्ड जवानों को नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद अमन साहू गिरोह के मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की और सनसनी फैला दी। मयंक सिंह ने रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार और चतरा की कोल माइनिंग कंपनियों के मैनेजमेंट को और ट्रांसपोर्ट में लगी कंपनियों को और उसके ठेकेदारों को और साथ ही रेलवे साइडिंग में जो रेक लोडिंग का काम करते हैं जो ठेकेदार, जो ट्रांसपोर्टर, उनको चेतावनी दी कि अगर उसको कोई हल्के में लेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। चाहे आप बुलेट प्रूफ वाहन ले लें या एक्स आर्मी के सुरक्षा गार्ड रख लें या अपने लिए सुरक्षा से जुड़े जितने भी इंतजाम कर लें, हम इसमें छेद कर देंगे। चाहे अधिकारी देश के किसी कोने में बैठे हों, ध्यान रहे जहां तक मेरा कॉल जाता है वहां तक मेरी गोली जाएगी। इसका ट्रेलर मैं कोलकाता, रायपुर और कोरबा में बैठकर झारखंड में कारोबार कर रही कंपनी के लोगों को दिखा चुका हूं। झारखंड की सरकार को खुली चुनौती देते हुए मयंक सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह प्रेस रिलीज जो उसने जारी की है वो अमेरिका के एक नंबर से जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में मयंक सिंह ने दूसरे अपराधियों और यहां तक कि जनप्रतिनिधियों को भी हड़काया है। कहा है कि इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह भी सूचित कर रहा हूं कि कुछ छुटभैये अपराधी, साइबर अपराधी, जनप्रतिनिधि मेरे और मेरे बॉस के नाम का इस्तेमाल कर रंगदारी वसूलते हैं। कंपनी के अधिकारियों को मेरे या बॉस से संबंध होने का दावा कर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो अपने क्रियाकलाप बंद करें वरना गोली खाने के लिए तैयार रहें। ऐसे सारे लोगों की सूची बनकर तैयार है। मयंक सिंह ने लिखा है कि इसके पहले भी मैंने प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया है और आज एक बार फिर कर रहा हूं कि बड़का गांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव का हमारे गैंग से कोई लेना देना नहीं है, न उनसे किसी तरह का संबंध है
उनके द्वारा मेरे बॉस का नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा क्या क्या किया जाता है इसकी जानकारी प्रशासन से लेकर बड़का गांव की जनता बहुत बेहतर जानने लगी है और इसका इलाज भी इस चुनाव में कर दिया जाएगा। यानी अब मयंक सिंह ये भी चेतावनी दे रहा है कि योगेंद्र साव जो कर रहे हैं उनका नाम लेकर या उनके गिरोह का या उन अमन साव का नाम लेकर उसका इलाज आने वाले चुनाव में कर दिया जाएगा। अब ये इलाज क्या होगा ये आगे देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही मयंक सिंह ने गो तस्करों और नशे का कारोबार करने वालों को भी धमकाया है। कहा है कि संदेश के माध्यम से मैं यह चेतावनी देता हूं कि झारखंड राज्य में गो तस्करी कर रहे सारे तस्कर अब तस्करी बंद कर दें और ड्रग्स हेरोइन का कारोबार कर रहे तस्कर अपना बोरिया बिस्तर झारखंड राज्य से समेट लें, वरना अब एक एक करके ऐसे सारे तस्करों को चिन्हित करके गोली मारी जाएगी। तो एक बड़ी चेतावनी है गो तस्करों को और जो नशे के सौदागर हैं उनको भी अब ये चेतावनी दी जा रही है कि वे कामकाज समेट लें और झारखंड छोड़कर भाग जाएं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। तो आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और लातेहार जिले में बड़े पैमाने पर कोयले का खनन होता है। अडानी, डालमिया, एनटीपीसी, ऋत्विक, त्रिवेणी सैनिक, बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड, एनएमडीसी माइनिंग, आधुनिक ग्रुप और जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां यहां काम कर रही हैं। पिछली 9 मई को माइनिंग कंपनी ऋत्विक के प्रोजेक्ट मैनेजर शरद कुमार की बड़का गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पहले 8 मई को केरेडारी खनन क्षेत्र में फायरिंग हुई और 30 मई को बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड के जीएम से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। 3 सप्ताह में ही केरेडारी में 2 और बड़का गांव में 1 उग्रवादी घटना भी हो चुकी है। यहाँ उग्रवादी और अपराधी खनन परियोजनाओं में माइनिंग और लोडिंग से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक में पैसा मांगते हैं। एनटीपीसी के लिए खनन करने वाली ऋत्विक कंपनी के पीआरओ रवि सिन्हा बताते हैं कि 9 मई को डिप्टी जीएम शरद कुमार की हत्या कर दी गई। इससे हमारी चिंता बढ़ गई है। अब अधिकारियों की सुरक्षा के लिए 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ऑर्डर दिया गया है। एक जल्दी ही आने वाली है और एक पहले से ही है। एक गाड़ी को तैयार करने में यानी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को तैयार करने में करीब 20 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेना के रिटायर्ड जवानों को भी सुरक्षा के काम में लगाया जाएगा। बीजीआर माइनिंग कंपनी के जनरल मैनेजर सत्या ने कहा कि 30 मई को हमसे 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। हमने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के पास फोर्स की कमी है, इसलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए अपने मुख्यालय हैदराबाद को लिखा है। कंपनी के पास प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसे और बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में हमारे एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। अदानी ग्रुप के अफसर और कामगार लेवी और रंगदारी की लगातार हो रही घटनाओं से डरे हुए हैं। 9 मई की घटना के बाद अपने अफसरों की सुरक्षा के लिए मुख्यालय को उन्होंने 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए लिखा है। हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे कहते हैं कि जिले में 1 माह में अचानक आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। 9 मई को बड़का गांव गोलीकांड के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा कोल कंपनियों के अधिकारियों को धमकी देने और उनसे पैसे मांगने की सूचना मिल रही है। एसपी कहते हैं कि वे घबराएं नहीं, पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना दें। वैसे पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपराधियों से निपट रही है। कंपनी के अधिकारी फील्ड में जाने की पहले से किसी को सूचना न दें और हो सके तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल करें। खनन साइट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं। ये एसपी मनोज रतन चौथे का कहना है। तो आपको बता दें कि कोयला खनन वाले इलाकों में उग्रवादी संगठन टीएसपीसी और पीएलएफआई के उग्रवादी सक्रिय हैं। इसके अलावा अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और पांडे गिरोह के लोग भी लेवी वसूलते हैं। एनटीपीसी को 1980 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट के संचालन के लिए चट्टी बरियातू और पकड़ी बरवाडी कोल ब्लॉक मिला है। वहां माइनिंग का काम देखने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों से रंगदारी की मांग की जाती है। इसके लिए अपराधी और उग्रवादी अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, धमकी देते हैं और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी करते हैं। साल 2019 में रंगदारी के मामले में अपराधियों ने पहली बार एनटीपीसी की
कोल खनन करने वाली सहायक कंपनी त्रिवेणी सैनिक के एजीएम गोपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पटना से आए शूटरों ने हजारीबाग के गुल्लू पार्क में उन्हें गोली मार दी थी। 2021 में केरेडारी में एनटीपीसी के लिए कन्वेयर बेल्ट के निर्माण में लगी एल&टी कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेवी नहीं देने पर आपराधिक गिरोहों ने इस घटना को अंजाम दिया था। 2023 में इसी साल पिछले मई के महीने में एनटीपीसी की सहायक खनन कंपनी ऋत्विक के प्रोजेक्ट मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शरद कुमार उनका नाम था और इस घटना को अमन साहू के गैंग ने अंजाम दिया था और यह घटना भी लेवी से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। हजारीबाग जिले के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर यानी जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार बताते हैं कि हजारीबाग जिले में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अडानी और डालमिया समेत करीब 1 दर्जन कंपनियों को कोल ब्लॉक इस जिले में मिला हुआ है। कोयला परियोजनाओं में माफिया राज हमेशा से हावी रहा है, चाहे वो कोयला उद्योग के निजीकरण के समय की बात हो या राष्ट्रीयकरण के बाद की बात। बिना लेवी रंगदारी वसूली कोयला का वैध या अवैध कारोबार नहीं होता। कोयला के कारोबारी माफियाओं टीपीसी उग्रवादियों को हिस्सा देकर ही कोयला का कारोबार करते आ रहे हैं। अफसर भी इससे अनजान बने रहते हैं। कोयला जगत में जमकर टेरर फंडिंग का खेल चलता आ रहा है। इसकी व्यवस्थित वसूली के लिए कमेटी तक बनी हुई है। रंगदारी की वसूली के लिए वर्चस्व की लड़ाई में लगातार खून भी बहता रहा है। कोयला से संबंधित विवाद में साल 2020 में प्रेम सागर मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पहले भी लगातार हत्याओं के मामले सामने आते रहे हैं। कोयला के कारोबार में उग्रवादी संगठन टीएसपीसी और माओवादियों के अलावा गैंगस्टर पांडे गिरोह और श्रीवास्तव गिरोह रंगदारी वसूली के लिए लगातार वर्चस्व की लड़ाई में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है। कुछ सालों से इसमें अमन साहू गैंग की एंट्री हुई है और इसने लगातार कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी मोहाली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला अमन साहू महज 24-25 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में आया और देखते ही देखते आतंक का दूसरा नाम बन गया। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालने के शौकीन इस गैंगस्टर को हजारीबाग जिले की बड़कागांव थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वह 29 सितंबर 2019 को वहां से भाग निकला था। फिर दोबारा उसे 20 जुलाई 2022 को रांची पुलिस ने पकड़ा था। तब से वह जेल में बंद है। आरोप लगते हैं कि जेल में रहकर ही वह गिरोह को संचालित करता है और रंगदारी वसूली करता है। उसका खास सहयोगी, उसका दाहिना हाथ मयंक सिंह बाहर है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में शामिल है झारखंड पुलिस की, और वो बाहर रहकर सारी वारदातों को, सारी घटनाओं को अंजाम देता है और जो भी वसूली का जो काम है वो उसको देखता है। कुछ ही सालों में अमन साहू ने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। पुलिस की पूछताछ में अमन साहू ने बताया कि नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाल ही में दिवंगत हुए उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी के बेटे कौशल तिवारी के संपर्क में भी वो रहता था और लॉरेंस बिश्नोई आदि से उसकी लगातार सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत होती थी। तो इन आपराधिक गिरोहों और उग्रवादी संगठनों के हस्तक्षेप से कोयले का अवैध व्यापार जोरों से चल रहा है। सीसीएल प्रबंधन और पुलिस इस पर आंखें मूंदे रहते हैं। पिपरवार कोयलरी क्षेत्र में उग्रवादी संगठन टीएसपीसी को फंडिंग करने के मामले की जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जहां तक हत्याओं की बात है तो यह सिलसिला पुराना है। रांची के खलारी थाना क्षेत्र में साल 2016 के सितंबर से लेकर नवंबर महीने के बीच बैक टू बैक यानी एक के बाद एक 4 हत्याएं हुई थी। नवंबर महीने में गुरुद्वारा चौक के पास दिन दहाड़े कोयला कारोबारी रिंकू सरदार की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। 5 नवंबर की शाम 6:30 बजे राय रेलवे स्टेशन पर पूर्वी केबिन के सामने कोयला कारोबार से जुड़े मुन्ना खान को गोली मार दी गई थी। 3 सितंबर को पिपरवार जीएम ऑफिस के पास जगदीश होटल में
शाम 7 बजे 3 कोयला कारोबारियों को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। इनमें लखन महतो और सुरेश गंझू की मौके पर ही मौत हो गई थी। 6 अक्टूबर 2019 को पिपरवार थाना क्षेत्र में रविवार का दिन था। कोयला कारोबारी साबिर अंसारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। झारखंड अपने गठन के पहले से ही नक्सली हिंसा से जूझ रहा है। आजादी के पहले टाटा ने जो कारखाना लगाया था, उसके अलावा आज तक कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा उद्योग झारखंड में नहीं लगा है। क्योंकि झारखंड में कोयला खनन देश के बिजली घरों और दूसरे बड़े कारखानों को चलाने के लिए जरूरी है। यहीं के कोयले से आधे से ज्यादा देश में रोशनी आती है, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। इसलिए तमाम डर और दहशत के बावजूद यहाँ माइनिंग करने की मजबूरी है। पैसा भी इफरात है इस धंधे में और इसका फायदा उग्रवादियों और अपराधी संगठनों को मिल रहा है। इसी नक्सलवाद ने राज्य में विकास की रफ्तार को रोकने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तो झारखंड के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है ही, लेकिन ये अपराध और उग्रवाद भी कम बड़ा कारण नहीं है। कोयला क्षेत्रों से सिर्फ लेवी और रंगदारी ही नहीं उठती है, बल्कि इसके लीगल और इलीगल कारोबार में पुलिस प्रशासन का भी हिस्सा बंधा है, कहीं कहीं पत्रकारों का भी हिस्सा बंधा है। और यही कारण है कि इस पर रोक के लिए कोई बड़ी कवायद, कोई बड़ा अभियान नहीं होता। भ्रष्टाचार, पिछड़ेपन, बेरोजगारी और हिंसा से जूझ रहे झारखंड को एक बेहतर भविष्य की तलाश है, हमें और आपको भी है। लेकिन पता नहीं यह तलाश कब पूरी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।